दिल नादान नॉवल बाय यमन इवा। एपिसोड 18। रिमाब लॉन में पड़ी चेयर पर आंखें बंद किए बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। आज चांद की रोशनी भी बहुत मध्यम थी। अगले दिन निकाह की रस्म होना तय थी। वो दाराम से नाराज़ होने का सोच चुका था, मगर वो ऐन वक्त पर आ गया था और रिमाब की रिक्वेस्ट पर शाइना बेगम और किंजा को रिमाब के ससुराल ले गया था ताकि आदम से भी मिल सके। दाराम की गाड़ी की तेज़ आवाज़ और गेट से अंदर आते ही अचानक ब्रेक की चिंगाड़ती आवाज़ पर रिमाब चौंका। आदम से मिले हो? अच्छा लड़का है, रिमाब ने अपनी तरफ आते दाराम से मुस्कुराकर पूछा। रिमाब, क्या तुम वाकई असबा को अपनी बहन नहीं मानते? क्या तुमने अब भी ये रिश्ता कबूल नहीं किया? दाराम के सर्द लहजे पर रिमाब ने हैरत से इसे देखा। पहले से ही सोचों में उलझा इसका दिमाग मजीद फटने वाला हो गया था। शहद रंग आंखों में नाराज़गी भरने लगी। तुम आज ये सवाल करके मुझे अजियत क्यों दे रहे हो दारी? मुझे पहले ही इस बात का अब तक दुख है। मैंने इसे अब तक अपना रवैया इतना सख्त क्यों रखा? आज की रात तुम्हारा ये तंज करना बनता है। और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या कुछ हुआ है? रिमाब की बात पर दाराम को इसकी लापरवाही पर शदीद गुस्सा आया। शट अप रिमाब, तुमने आदम खान के बारे में कोई मालूमात हासिल क्यों नहीं की? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो रिमाब? तुम पर इतनी बोझ है वो बेज़र लड़की कि तुमने इस आवारा इंसान के साथ खुशी से इसका रिश्ता जोड़ दिया। दाराम के चेहरे के एहसाब तन चुके थे और लहजा इतना सख्त था कि रिमाब भी ठटक गया। इसके लफ्ज़ों पर रिमाब को गड़बड़ का एहसास हुआ तो इसका दिल डूबा। दाराम की आंखों में शदीद गुस्सा था। आहिस्ता बोलो प्लीज़, हस्बा ने सुना तो अपसेट हो जाएगी। क्या मतलब है? आवारा इंसान कौन? आदम, तुम इसे जानते हो? दाराम, प्लीज़ खुलकर बताओ, क्या मतलब है तुम्हारा? रिमाब का दिल कांपा था। इसने अपनी तरफ से तो मालूम करवाया था कि करीम खान के बारे में बहुत अच्छा इंसान था और आदम की भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। बस अब बताऊँ इस वक्त अब क्या बचा है रिमाब? मेहंदी हो चुकी है और कल निकाह है। तुमने तमाशा बनवा देना है इसका। वो आदम खान शराबी इंसान जो अपने मज़हब से भी ईमानदार नहीं, वो लड़कियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता आया है। असबा के लिए वही लड़का मिला तुम्हें। एक्चुअली लेट मी से, तुमने इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, बोझ की तरह उतार रहे हो। उन्होंने रिश्ता मांगा, तुम लोगों ने दे दिया। तुम्हें इनके सौदेबाजी पर इस लड़की को ही इनकार कर देना चाहिए था। इतने मरे जा रहे थे तुम इस लड़की के लिए। ऐसा रिश्ता भी पायदार हुआ भला जहाँ सौदा किया जाए? दाराम जब झाड़ने पर आता तो यही हाल करता था और आज रिमाब इसके हाथ चढ़ा था और वो दिल खोल कर इसे शर्मिंदा कर रहा था। रिमाब का रंग फीका पड़ गया। दारी, तुम जानते हो ना, मैं तो अभी असबा की शादी के ही हक में नहीं था। बाबा तो अब तक नाराज़ हैं। वो औरत जो इसकी माँ है वो हमारी सुनने को तैयार नहीं थी। शाइना पुप्पो ने इतना दिमाग माउफ किया कि उन्होंने तो मुझे और बाबा को साफ कह दिया कि वो इस रिश्ते पर राज़ी हैं और बस। रिमाब ने तासुफ़ और खिफ़्फ़त से बोलते हुए आंखों की नमी को साफ किया। आदम इतना घटिया इंसान था और वो शादी कर रहा था। इसका जिस्म साख्त हो रहा था। सीरियसली रिमाब, आप अब तक कितनी जिम्मेदारियाँ निभाई किंसा मामी ने? अब तक मामू ने इसे बेटी की तरह प्यार दिया। मामा ने कुछ भी बोल दिया, तुम लोगों ने सुन लिया। मामी ने हक जताया, तुम लोगों ने जताने दिया, क्योंकि फ़र्क था कि वो अपनी नहीं है। दराम के काटदार जुमलों ने रिमाब का जिस्म सुन कर दिया। वो क्या बताता? अज़द साहब कितने दिन इस बात पर लड़ते रहे और अब तक राज़ी नहीं हुए। बस किंजा बेगम अपनी ज़िद में जमी थी और रिमाब ने साथ दिया। वो सर पकड़ बैठा। मैं इनकार कर देता हूँ, हम ये शादी नहीं करेंगे, इतने मजबूर थोड़ी हैं। रिमाब ने मजबूती से कहा। इसका खून इस धोखे पर खोल रहा था। वेल डन, जाओ इनकार करो और ख़ानदान को मौका दो बोलने का। वो ये याद रखना रिमाब, अब कोई भी अज़बा और इसके किरदार पर यकीन नहीं करेगा। इसे और इसकी माँ को पहले ही इस ख़ानदान ने कभी कबूल नहीं किया था और अब भी अज़बा को कसूरवार ठहराया जाएगा। अगर इस बार फ़ैसला लिया तो इसे मर्द की तरह डिफेंड भी करना। दाराम ने इसे सच्चाई से आगाह किया और वहाँ से चला गया। रिमाब बेचैनी से बाल खींचने लगा। इतनी बड़ी गलती कर गया। ज़िद और अना में वो जल्दबाजी करते अपने साथ अज़बा को भी तमाशा बना गया। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा। एडम के नाना स्टीफ़न की अचानक मौत ने इसे रिश्तों की कदर समझा दी थी। वो डर गया था जाने कब किसका हाथ इसके हाथ से छूट जाए। इसे इतने अरसे बाद शिद्दत से बाप की याद आई तो इसने कॉल कर ली। इसका बाप बीमार था। आगे से एडम की आवाज़ सुनकर ही इल्तिजा की गई थी। एडम, योर फादर इज़ ऑन डेथ बेड, यू शुड कम फॉर हिज पीस एट लीस्ट प्लीज़। एडम, तुम्हारा बाप मरने वाला है, तुम्हें कम अज़ कम इनके सुकून के लिए आ जाना चाहिए प्लीज़। इत्तला थी यह धमाका जो एडम की ज़ात को कई लम्हों के लिए बेजान कर गया था। इसे बताया जा रहा था इसका बाप ब्रेन ट्यूमर की वजह से काफ़ी अरसा अंडर ऑब्जर्वेशन रहा, मगर अब इसके बचने की उम्मीद ख़त्म थी। फादर, इज़ ही डाइंग ऑलरेडी? इसके लबों से सरगोशी जैसे टूटे फूटे अल्फाज अदा हुए थे। हेलो एडम, आर यू देयर? डू आई वेट फॉर यू? ही लव्स यू अलॉट, प्लीज़ कम फॉर नाउ। एडम शाह।
ایڈم کیا تم وہاں ہو؟ مجھے تمہارا انتظار کرنا چاہیے، وہ تم سے پیار کرتے ہیں، پلیز اب کے لیے آ جاؤ۔ ایڈم شاہ اسے بتایا جا رہا تھا۔ اس نے بھاری آواز سے اوکے کہا اور سیل ایک طرف رکھ دیا۔ I loved you too, father, but I was afraid I will neglected by your family, but why this happened to you? میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں بابا، لیکن مجھے خوف تھا کہ آپ کی فیملی مجھ سے غفلت برتے گی۔ مگر یہ کیوں ہوا آپ کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس اب باپ ہی تو بچا تھا۔ 2 سال ہو چکے تھے الزبتھ کی موت کو۔ ابھی وہ سنبھلنے ہی لگا تھا کہ اس کے دل میں کہیں ایک سہارا تھا کہ اس کا باپ ابھی بھی کہیں موجود ہے۔ وہ کبھی گیا نہیں کہ شاید اسے ایڈم جیسے بیٹے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ویلکم بھی نہ کرے۔ اب باپ نے ایک عرصے بعد اس سے رابطہ بھی تو بہت کم کر دیا تھا۔ شاید اب اسے بیٹے کا انتظار نہ رہا ہو۔ 22 سالہ زندگی کی متذبذب کیفیت کا اختتام یہ ہوگا کہ اپنے باپ کا آخری سانسوں پر اسے جا کر ملنا ہوگا۔ اگر اس بات کا اسے اندازہ ہوتا تو شاید کبھی دیر نہ کرتا۔ Don't you dare to go to see him. He was never your father. نور الزبتھ ہسبینڈ، اس بندے کو ملنے جانے کی جرت بھی مت کرنا، وہ کبھی تمہارا باپ نہیں تھا، نہ الزبتھ کا خاوند تھا۔ اس کی آنٹی روزی نے سنا تو بھڑک اٹھی۔ نانی خاموش نظروں سے ایڈم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بے بس ہوا۔ مم told me to let him suffer, but I have done too much to myself. I'm alone, Auntie Rosie, and he is dying already, so don't stop me. I will go to see him for the last time. ماما نے مجھے کہا انہیں مشکل اٹھانے دوں، لیکن میں نے اپنے ساتھ جو کیا وہ بہت زیادہ تھا۔ میں اکیلا ہوں آنٹی روزی، اور وہ مرنے والے ہیں، تو مجھے مت روکے۔ میں آخری بار انہیں دیکھنے جاؤں گا۔ وہ بھیگی بھاری آواز میں بولتا اپنا بیگ تیار کرنے لگا۔ اس کی حالت پر متھیلڈا نے اسے جانے کی اجازت دی، اور اس کے اٹل انداز پر روزی چپ ہوئی۔ جانے سے پہلے خود کو میرے نام کر جاؤ ایڈم شاہ، مجھے تم پر بالکل یقین نہیں۔ میرے ساتھ شادی کر کے جاؤ۔ بیلا کا اچانک جملہ سب کو شاکڈ کر گیا۔ مگر بیلا، تمہارا ایکٹنگ کیریئر، روزی نے سمجھانا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ہم خاموشی سے شادی کریں گے، میڈیا یا لوگ انوالو نہیں ہوں گے۔ تم چلے جانا اور میں اپنے کیریئر پر فوکس کروں گی، مگر جب میں اسٹیبل ہو جاؤں گی تو تمہیں لوٹنا پڑے گا میرے لیے۔ بیلا کے تحکم بھرے انداز نے ایڈم کے قدم رک چکے تھے۔ اس نے دیکھا روزی اور مٹھیلڈا بھی اسے آس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مطلب ان میں سے کسی کو یقین نہ تھا کہ ایڈم شاہ لوٹے گا۔ اسے اس بات کو ثابت کرنا تھا، اور ثابت کرنے کے لیے بیلا سے شادی کرنا تھی۔ اس نے ہار مان لی، ورنہ اس کی ماں کا خاندان ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جاتا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا، اور اسے ہر حال میں پاکستان بھی جانا تھا۔ وہ اپنے مرتے ہوئے باپ کو مزید اپنے لیے نہیں ترسا سکتا تھا۔ اسے ماں کی قسمیں اور وعدے بھول گئے۔ اس نے اب تک بہت ترسایا تھا باپ کو، لیکن اب مزید بے حسی دکھانا اس کے بس میں نہ تھا، اور وہ 22 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اپنے باپ سے ملنے اس کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کا بچپن کا دوست رماب ازجد رازی موجود تھا۔ ویلکم ہوم ایڈم شاہ، رماب مسکرا کر اس کے گلے لگا تھا۔ تم جانتے ہو رماب، ایڈم میرا کرسچن نام ہے، جو مجھے بپتسمہ کرسچن رسم جب بچے کو باقاعدہ کرسچن کیا جاتا ہے اور پہلا کرسچن نام بھی دیا جاتا ہے پر دیا گیا تھا، تم مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہو۔ اس نے رماب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نرمی سے ٹوکا تو وہ اس سنہری مجسمے کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں جانتا ہوں بھائی، مجھے تمہارا فرسٹ انٹرو یاد ہے۔ رماب نے بچپن کی یاد دہرائی۔ جب 7 سال کی عمر میں پہلی بار انٹرنیٹ پر بات ہوئی تھی تو اس نے اپنا مکمل نام بتایا تھا۔ ہیلو، میرا نام دارام شاہ شیرازی ہے۔ موسٹلی انگلش کمیونٹی کے مطابق بچے کے نام کے ساتھ ماں اور باپ دونوں کی کاسٹ لکھی جاتی ہے۔ دارام کا نام بھی یہی تھا۔ وہ سفر کی تھکن بھلائے سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا اپنے باپ کو ملنے۔ آئینہ کریم خان، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اگلی بار اپنے بھائی کی شادی کرنے سے پہلے ان لوگوں کو اس کی ساری عادات بھی بتا دینا۔ تم نہایت دھوکے باز لڑکی ہو۔ رماب بے بسی سے چیخا، کاش وہ اس چال باز لڑکی کا گلا دبا دیتا، اس کے عیاش بھائی کا قتل کر سکتا۔ اس کے دل میں سلگتی آگ پر شاید کچھ کمی آ جاتی۔ دیکھو رماب، میں نے خود تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ آج مہندی کی رسم میں تمہارے کزن دارام سے آدم نے بہت بدتمیزی کی۔ اس کے لیے سوری، مگر تمہارے کزن نے بھی آدم کو بہت بری طرح مارا ہے۔ آئینہ کو لگا آج کی لڑائی کی وجہ سے وہ اتنا بھڑک رہا تھا، تبھی وضاحت دی۔ اوہ، تو تمہارے بھائی نے اس جھگڑے کی وجہ نہیں بتائی؟ دارام نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ میں وہاں ہوتا تو تمہارا بھائی زندہ نہ بچتا۔ اب یہ جھوٹے آنسو مت بہو، بات اس لڑائی کی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی امریکہ میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیتا ہے، اس کا علم ہو چکا ہے ہمیں۔ رماب کا جی چاہا جا کر منہ نوچ لے اس مکار کا۔ وہ منگنی، اس منگنی کی کوئی حقیقت نہیں وہ تو۔ اور آئینہ کے منہ سے منگنی کا ذکر سن کر رماب کو جھٹکا لگا تھا۔ منگنی کا تو انہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ وہ سب میرے بھائی کی غلطی ہے۔ میں مہندی کے زرد لباس میں
बैठी वो गिड़गिड़ा रही थी। सुनो आईना, तुम्हारा कसूर बस इतना है, तुमने ही मेरे दोस्त हाशिम से दोस्ताने बढ़ाए और जब मैं नज़र आया तो इसे छोड़ दिया। वो होटल में बैठा मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाकर कह रहा था कि इस लड़की को जानते हो, ये मोहब्बत है मेरी। मेरे दोस्त तुम पर तबसरा कर रहे थे और मैं खामोश बैठा था। मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं ये रिश्ता इसी दिन ख़त्म कर देता, मगर अपनी मासूम बहन का तमाशा नहीं बनवाना चाहता था। मगर मैं गलत था, तुम दोनों बहन भाई घटिया हो। वो जब्त करते करते भी गम की शिद्दत से फट पड़ा। आईना का रंग फक हुआ। दोस्तों के कहने पर यूं ही मस्ती में वो रॉन्ग नंबर से बात करते करते दोस्ती तक चली गई थी। फिर आवाज़ की तारीफ कम लगने लगी और लड़के की ज़िद तस्वीर पर बढ़ने लगी तो इसने भी दे दी। वो हद से नहीं गुजरी थी मगर हद में भी नहीं रही थी। इसलिए कहा जाता है कि संभल कर चलना चाहिए। एक मामूली शौक ने इसे यहाँ ला खड़ा किया। वो कैसे भूल गई, जो लड़का पिक्चर मांग रहा है वो इसका पर्दा कैसे रखेगा। चाहे वो गलत नहीं था मगर वो नामहरम था, और नामहरम मुहाफिज बन भी जाएं तो इज्जत बाकी नहीं रहती। वो लड़का इस पर गलत बात नहीं करने देता था मगर वो इसका पर्दा भी नहीं रख रहा था। जब खुद इसने अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं की तो वो क्यों करता। आज वो शादी से एक रोज़ पहले रुसवा हुई थी और कसूर सिर्फ इसका अपना था। ख़ानदान के चंद बड़े बुजुर्गों को शादी रोकने का बताया गया। किंजा बेगम साख्त बैठी थी। भाई पहले कहा था ऐसी औरत घर में लाए हो, इसकी बेटी को पाला पोसा बहुत था, मगर बेटे की शादी भी इसके साथ मशरूत कर दी। ये स्याह बख्ती तो होना थी। क्या सच में लड़के में खामी थी या फिर लड़की माँ के नक्शे कदम पर चल निकली। हम तो मान लें, बाहर के लोगों को क्या जवाब दोगे। तुम्हारी बीमार बेटी कौन लेगा अब। कुछ उम्र रसीदा मुँह फट औरतें दिल चीरते तबसरे कर रही थीं। ना मेरी बेटी स्याबख्त है, ना बदकिरदार। रिमाब की जल्दबाजी ने इसे ये दिन दिखाया है। और तुम, अज़द साहब गुस्से से बोलते किंजा बेगम की तरफ मुड़े थे। सकून मिल गया इस मासूम को जलील करवा कर। कौन सी उम्र निकली जा रही थी कि रिश्ता करवाया। आज मुझे वाकई अफसोस हो रहा है, तुम जैसी औरत से शादी की मैंने। सारी ज़िंदगी अपनी ही औलाद से छूत की तरह बर्ताव किया और फिर अचानक माँ बनकर सर से उतारने का भूत सवार हो गया। अजीज़ साहब का बस नहीं चल रहा था किंजा बेगम को घर से निकाल दें। उन्होंने असबा को बेटी कहा नहीं दिल से समझा था, और शायद रिमाब से भी ज़्यादा प्यारी थी वो इन्हें। देखो घर की बात है, मेरी मानो तो रिमाब और असबा का आपस में निकाह कर दो। तुम्हें भी इतनी अजीज़ है, घर की घर में रह जाएगी। सगे बहन भाई तो है नहीं कि निकाह ना हो सके। अजद साहब की खाला जान ने समझदारी से इन्हें समझाया। एक पल के लिए तो सब चुप से हो गए। हाँ बात तो अच्छी कही, लड़की के किरदार पर भी बात नहीं होगी और इज्जत सुकून से रहेगी। सोच तो बेहतर है। सास के नाम पर अपनी माँ होगी, लड़के की भी तो शादी कैंसिल हुई है। दोनों का कर दिया जाए तो लोगों में इज्जत रह जाएगी। सब खाला जी की बात से मुत्तफिक होने लगे तो अजद साहब भी सोच में पड़ गए। किंजा को इस बार तो बिल्कुल एतराज़ ना था। अलबत्ता शायना बेगम जो कब से सबकी बातें पर सुन रही थी, उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई। मेरा भतीजा तमाशा है क्या, वो हर वक्त की बीमार लड़की जिसके बाप तक का पता नहीं, इतने पढ़े लिखे खूबरू लड़के से इसका कपल बनता भी है। शायना बेगम करुफर से बोली, शायना प्लीज़, वो घर की बच्ची है, ऐसी बात मत करो। असद ये भी अच्छा फैसला है। आबिद साहब ने बहन को टोक कर भाई को तसल्ली देते हुए हिम्मत बढ़ाई। अजद साहब ने रिमाब को बुलवाया। रिमाब कल इसी तयशुदा वक्त पर तुम्हारा और असबा का निकाह है। अजद साहब के सपाट लहजे और जुमले पर रिमाब का सर घूमा। क्या मतलब बाबा, वो बहन है मेरी। रिमाब की आवाज़ में लर्जिश साफ वाजिया थी। तुमने इसे बहन समझा कभी। अब कुछ वक्त से मेहरबान होने लगे हो, तुम आसानी से ख़ुद को समझा सकते हो। तुमने ही पिछले कुछ अरसे तक तो मुसलसल इसे यही जताया कि तुम्हारी बहन हरगिज़ नहीं। अजद साहब के तंजिया जुमले पर इसने इसकी रही सही कीमत ख़त्म की। वो बमुश्किल सहारा लेकर सोफे पर गिरने जैसा बैठा था। दरवाजे पर असबा का दस्तक के लिए उठा हाथ हवा में साख्त रह गया था। वो अभी आई थी अपने बाबा से बात करने, और जो सुना इसने इसके अंदर जैसे ज़िंदगी की रमक नहीं छोड़ी थी। आज के ही दिन हर दुख मिल रहा था। रिमाब भाई मेरे भाई नहीं, बाबा मेरे बाबा नहीं। इसका दिल बंद होने लगा। जनाब किंजा सलमान की बेटी पैदा हुई है और वो हॉस्पिटल में नीम मुर्दा हालत में है। इनके हस्बैंड ने तलाक दे दी है। या आप लोग आकर ले जाएं, या हम इनके मरने का इंतज़ार करते हैं, फिर बच्चे किसी बे औलाद जोड़े को दे देंगे। नर्स ने इसके कहने पर इसके घर कॉल की, मगर जैसे अल्फाज में इसने इत्तला दी, इसके बाप का दिल रुक गया। बेटी ने अपने किए की इतनी बड़ी सज़ा झेल ली। इस हालत में माँ बाप कैसे मुंह मोड़े रह सकते हैं। बाप अगले घंटे हॉस्पिटल में मौजूद था। हॉस्पिटल के सफ़ेद बिस्तर पर बिस्तर जैसा ही सफ़ेद रंग लिए बेटी आंखें मूंदे लेटी थी। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के और हड्डियों का ढांचा। वो कहीं से पुरानी हसीन किंजा नहीं लग रही थी। बाप की आंखों में आंसू आ गए। गला फाड़कर मुसलसल रोती बच्ची को नर्सें बदल बदल कर उठाए चुप करवाने की कोशिश में लगी थी कि इसके रोने के शोर ने सबके सर में दर्द कर दिया था।
بیٹی کا ماتھا چوم کر نانا نے جب ننھی پری کو اٹھایا تو چند لمحے کے لیے مگر وہ سسکتے سسکتے چپ کر گئی تھی۔ کچھ دیر آنکھیں پٹ پٹا کر یہاں وہاں کے نظارے کیے، پھر بھاری ہوتی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اسے گھر لایا گیا۔ بھابھی جو صرف بچوں کی خاطر اس گھر میں دوبارہ آئی تھی، اب اس کا آنے پر پھر سے سرد اور سب سے الگ تھلگ ہو گئی تھی، مگر اس کے باپ نے سب کچھ اندیکھا کیا اور بیٹی کو بھرپور توجہ دی۔ 2 ماہ تک اس کے لاغر وجود میں تھوڑی بہت انرجی بحال ہوئی تھی۔ اس تمام وقت کے میں ایک لمحے اس نے اپنی غلط فیصلے کی معافی مانگی تھی گھر والوں سے۔ وہ اپنے تھے ظرف بڑا کیا اور معاف کر دیا۔ گھر والوں سے پیار وصولتی کنزا نے اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی توجہ یا پیار نہیں دیا تھا۔ ماں باپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ خود عورت ذات تھی، اس بیٹی سے نفرت کی تھی۔ میرے لیے بدبختی لائی ہے، اس کی وجہ سے میں دوبارہ ماں بننے کی نعمت سے محروم ہو گئی اور میرا گھر ٹوٹا۔ کاش اللہ نے مجھے میرے جیسی بیٹی دے کر سزا نہ دی ہوتی، یہ بھی تو کل کو میری عزت نیلام کرے گی۔ ہائے کاش اللہ نے مجھے بس ایک بیٹا دے دیتا۔ اس کی ہر وقت نفرت اور ناشکری پر اس بچی کو نانی نے سنبھال لیا۔ اسے لگا وہ مشکلوں سے نجات پا چکی ہے، مگر وہ غلط تھی۔ اس کی سزا ابھی باقی تھی۔ اس کا جرم اتنا چھوٹا تھوڑی تھا۔